आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीवी ज्ञानशाला पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं छैल बिहारी शर्मा। तो सबसे पहले मैं आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर करे आपके जीवन में भी खुशियों के रंग बिखरते रहें, आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहें। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 8 की गणित विषय का मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर पूर्णतः आपके ब्लूप्रिंट पर आधारित है जो इस साल बोर्ड ने आपके लिए जारी किया है। मैं पहले इस वीडियो में आपको छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से संपूर्ण पाठ्यक्रम का रिवीजन कराऊंगा। रिवीजन भी उस तरह से जिस तरह से पेपर आना है, ठीक है भाई। तो छोटे छोटे प्रश्न अधिकतर आते हैं। इन जो ये वीडियो है, पहला नंबर का वीडियो, इससे लगभग 70 से 80% जो प्रश्न है वो कवर हो जाएंगे। बाकी के 30% के लिए आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें मैं लघुत्तरात्मक प्रश्नों से शुरू करके निबंधात्मक प्रश्नों पर समाप्त करूंगा, क्योंकि कुछ प्रश्न बड़े बड़े आते हैं। तो आप दोनों वीडियो को ध्यान से देखना और ऐसा मत करना कि 10 मिनट देखना या 5 मिनट देखा और फिर उसके बाद रील देखने लग जाएं। ये बात गलत है। आप पूरा दोनों वीडियो देखकर मुझे बताना और पेपर जिस दिन हो जाए उस दिन बताना कि क्या इस मॉडल पेपर से कोई प्रश्न बाहर आया। बाई चांस कोई बाहर आने की हुई स्थिति बनी हुई तो केवल संख्याएं बदलेंगी, ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, देखिए आप जानते हैं पहला प्रश्न जो परमीय संख्याएं आपका चैप्टर है उससे 2 प्रश्न आते हैं न्यू टाइप में, ठीक है। और इससे जो नमा प्रश्न है वो भी आता है आपका लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक। तो ध्यान रखना भाई, ये सारे प्रश्न इन छोटे छोटे प्रश्नों से कवर हो जाएंगे। पहला है इनमें से कौन योज्य तत्समक है। देखिए योज्य तत्समक का मतलब ऐसी कोई संख्या होगी जिसको जोड़ा जाए और उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक संख्याएं हो, अगर 0 जोड़ा जाए तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मैं अगर 2 में 0 जोड़ूं तब भी 2 ही रहेगा और अगर 5 में 0 जोड़ूं तब भी 5 ही रहेगा, अर्थात 0 को जोड़ने से संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो वो क्या है, एडिटिव आपकी आइडेंटिटी है। तो योज्य तत्समक क्या है आपका 0 है। ध्यान रखना भाई, योज्य तत्समक तो 0 है, लेकिन अगर गुणात्मक तत्समक की बात करें तो वो 1 होता है। क्यों? क्योंकि फिर गुणा करने पर संख्या में बदलाव नहीं आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, देखो 0 से गुणा करने पर तो वो 0 हो जाएगा। तो 0 गुणात्मक तत्समक अवयव नहीं हो सकता। गुणात्मक के लिए क्या होता है, 1 होता है। क्योंकि 5 में अगर मैं 1 का गुणा करूं तब भी 5 रहेगा। मान लो कोई संख्या 10 है तो 10 में 1 का गुणा करूंगा तो वो 10 ही रहेगा। ध्यान रखना, योज मतलब जोड़ने के लिए तत्समक अवयव क्या है, 0, जबकि गुणात्मक क्या होता है, 1 होता है। ये प्रश्न हर साल आता है तो जरूर आप इसको ध्यान रखना। अरे आ ही गया, मैंने लिख ही दिया है। कौन गुणात्मक तत्समक है, गुणात्मक के लिए क्या है, 1 है, ऑप्शन ए। अब देखिए, अब पहला जो प्रश्न था उसका दूसरा रूप मैंने पूछ लिया है, 5/6 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब ऐसी कोई संख्या होगी जिसे 5/6 में जोड़ा जाए और योज्य तत्समक अवयव 0 प्राप्त हो जाए। तो देखिए 5/6 में क्या जोड़ा जाए कि हमें 0 आ जाए। क्या जोड़ा जाए, इसका योज्य प्रतिलोम। और योज्य प्रतिलोम क्या होगा, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव। तो -5/6 जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। तो 5/6 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -5/6। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है भाई। -2 का योज्य तत्समक अवयव क्या होगा, 2, क्योंकि -2 में प्लस के 2 जोड़ने पर ही 0 आएगा। तो एक प्रश्न जरूर आएगा, ध्यान रखना, फिर मत कहना कि बताया नहीं था, ठीक है भाई। तो अब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, आपको पता है प्राकृतिक संख्याएं जो हम नेचुरल नंबर n से इसको डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते हैं। तो इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है। अगर इसी में पूछता सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, होल नंबर, जिसको मैं w से व्यक्त करता हूं, और w अर्थात होल नंबर शुरू होती हैं 0 से, 0 1 2 3 ऐसी संख्याएं होती हैं। तो अगर छोटी प्राकृतिक संख्या की जगह छोटी पूर्ण संख्या पूछता तब क्या आता आंसर, 0। इसी तरह अगर सबसे छोटा पूर्णांक इंटीजर जिसको बोलते हैं i, वो -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरह से संख्या होती है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, ये प्राकृत संख्या है, ये पूर्ण संख्या है और ये पूर्णांक है। ये प्राकृत संख्याएं भाई, ये क्या कैसी हैं, पूर्ण संख्याएं और ये पूर्णांक संख्याएं।
ठीक है। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं में नेगेटिव नकारात्मक संख्याएं भी होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, जबकि W जो होता है वो 0 से शुरू होता है, प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होता है। मैंने काफी टाइम ले लिया, अब आगे चलते हैं। पूर्ण संख्याएं किस संख्या के लिए अंतर्गत समृद्ध नहीं होती? पूर्ण संख्या अर्थात 0 वाली। तो देखिए समृद्ध का मतलब क्या है कि जैसे पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या में जोड़ें और पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो जाए, वो क्लोज्ड कहलाती है, समृद्ध कहलाती हैं। अब आप सोचिए कि पूर्ण संख्याएं किस संख्या, योग के लिए बात करें, अगर मैं किसी प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या जोड़ूं, जैसे 0 में 5 जोड़ूं तो 5 ही प्राप्त हो गया। इसी तरह 5 में 6 जोड़ूं तो 11। तो देखिए 5 भी पूर्ण संख्या है और 11 भी पूर्ण संख्या है। तो योग के लिए तो समृद्ध होते हैं, योग के लिए तो क्या होते हैं? समृद्ध होते हैं। कौन सी? पूर्ण संख्याएं। अब देखिए व्यवकलन के लिए देखिए, अगर मैं 5 एक पूर्ण संख्या है, इसमें से 7 घटाऊं तो माइनस के 2 प्राप्त होंगे। तो -2 पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। ये कैसी संख्या है? -2 पूर्णांक संख्या है, ये तो पूर्णांक संख्या है। इसका मतलब क्या है कि व्यवकलन के लिए पूर्ण संख्याएं समृद्ध नहीं होती। तो इसमें ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिए, गुणन संक्रिया के लिए समृद्ध होती हैं, क्योंकि किसी भी पूर्ण संख्या का गुणा कीजिए वो पूर्ण संख्या ही प्राप्त। आप कहेंगे सर 2 का गुणा 0 से करें, भाई 2 भी तो पूर्ण संख्या है और 0 भी पूर्ण संख्या है, तो 0 प्राप्त होगा, तो ये पूर्ण संख्या ही प्राप्त हुई। तो गुणन के लिए समृद्ध होती हैं, इसके लिए समृद्ध होती हैं। ठीक है भाई, तो इसमें ऑप्शन बी आएगा। पूर्णांक किस संक्रिया के लिए समृद्ध नहीं होते हैं? पूर्णांक मतलब जिसमें नेगेटिव हो। योग के लिए तो होते हैं, क्योंकि पूर्णांक होते हैं ना भाई, कि पूर्णांक संख्या को पूर्णांक में जोड़िए, पूर्णांक किया है कि कोई सी संख्या ले लीजिए। व्यवकलन के लिए होते हैं, किसी भी पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या घटाइए, पूर्ण संख्या ही या पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगी। गुणन के लिए, अब देखिए गुणन के लिए होती है, पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या का ही गुणा कीजिए, पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे -2 का गुणा कर दिया मैंने 3 से, तो -6 भी तो एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो इसमें भी होती है, समृद्ध होते हैं। भाग के लिए नहीं होते। भाग के लिए क्यों नहीं होते? अगर जैसे 2 है, पूर्णांक संख्या है, 0 भी पूर्णांक संख्या है, अगर इसको भाग दूं तो ये अनिर्धार्य हो जाता है, अनडिटरमिनेट, अनिर्धार्य, इसका मान याद नहीं कर सकते। तो भाग के लिए क्या नहीं होते? ये समृद्ध नहीं होते, क्लोज्ड नहीं होते। तो मैं क्या कह सकता हूं कि इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है, डिवीजन के लिए अर्थात भाग के लिए ये समृद्ध नहीं होती हैं, समझ लेना। और देखिए मैं बहुत तेजी से रिवीजन करा रहा हूं, अगर फिर भी कोई बात समझ में नहीं आए तो आप चिंता ना करें। मेरा जो नंबर है 9829868604, इस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर ये बात समझ में नहीं आई। मैं पूरा प्रयास करूंगा समझाने का, और सबसे अच्छा ये रहेगा कि इस पर आप अपनी समस्याएं लिखकर भेज दें, मैं कॉल करके या वैसे आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि कभी कभी मैं कॉल नहीं उठा पाता हूं या रिकॉर्डिंग के समय मेरा मोबाइल स्विच ऑफ आता है, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा खेद रहेगा। अब चलिए 7वां प्रश्न, ऐसी संख्या क्या कहलाती है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है। तो आपको पता है ये किसकी परिभाषा है? परमेय संख्या की। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q दोनों पूर्णांक होते हैं। जैसे ये संख्याएं लिखी है ना, 1/2, 5/6, -1/3, ये सभी क्या है? परमेय संख्या हैं, जिनको मैंने अंश और हर के रूप में लिख दिया है, अर्थात जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके। परिभाषा आ भी सकती है, परमेय संख्याएं किसे कहते हैं? तो भैया ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए 8वां प्रश्न देखिए, यदि 5 और 8 पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक नहीं होगा? 5 + 8 ये तो पूर्णांक होगा, क्योंकि 13 आएगा। 13 भी क्या है? पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल हैं, 0 भी शामिल है और धनात्मक संख्याएं। अब 5 + 8 13 होगा, जो धनात्मक है तो पूर्णांक होगा। ठीक है, 5 - 8 ये कितना हो जाएगा? -3, और -3 तो पूर्णांक संख्या है भाई, क्योंकि धनात्मक है, ऋणात्मक है, 0 है, सारी पूर्णांक होती हैं। 5 × 8 40 आएगा, 40 भी एक पूर्णांक संख्या है। 5/8 तो इसको क्या लिखूंगा मैं? 5/8, ये पूर्णांक नहीं है, ये कौन सी संख्या है? परमेय संख्या है। ठीक है भाई,
5/8 क्या है? एक परमेय संख्या है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। दो परमेय संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्या होगी? आप इसको याद रख लीजिए, दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, ये भी प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि 2 और 3 के बीच कितने परमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं? अनंत लिखी जा सकती हैं। 1/2 और 1/3 के बीच कितनी परमेय संख्या लिखी जा सकती है? अनंत लिखी जा सकती हैं। कोई भी दो परमेय संख्या हो, उनके बीच अनंत परमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं, तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। अब चलिए 11/-6 का गुणात्मक प्रतिलोम। मैंने बताया था गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि 11/-6 में किस चीज का गुणा करूं कि गुणनफल 1 आ जाए, धनात्मक 1 आ जाए, ऋणात्मक नहीं, धनात्मक 1। तो देखिए धनात्मक के लिए -6/11 का गुणा करना पड़ेगा। किसका? -6/11 का गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए -6 से -6 कैंसिल हो जाएगा, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई। एक कॉल आ गया है भाई, मैं 1 मिनट अभी रुको भाई, इसको बंद कर देता हूं, फ्लाइट मोड पर डाल दिया। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा? -6/11। तो -6/11 कहां है? ऑप्शन ए में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए इसमें सही होगा। परमेय संख्याएं किस संक्रिया के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होती? क्रम विनिमय का मतलब जानते हैं? पता है आपको? क्रम विनिमय। तो देखिए क्रम विनिमय का मतलब होता है कि क्रम को उल्टा कर दें, अर्थात a + b कर दिया जाए या b + a कर दिया जाए। इसका क्रम और देखिए योग में तो चाहे a + b करो चाहे b + a, इसके लिए तो होती हैं क्रम विनिमय होती हैं। गुणन के लिए भी होती हैं, चाहे 2 गुणा 3 करें चाहे 3 गुणा 2 करें। व्यवकलन के लिए क्रम विनिमय होती हैं, क्योंकि भाई है ना, व्यवकलन के लिए नहीं होती है। अच्छा, इसमें क्रम विनिमय नहीं होती पूछ रही है। अब देखिए गुणन के लिए तो होगा, लेकिन व्यवकलन के लिए देखिए परमेय संख्याएं। ठीक है, कैसे भाई कि व्यवकलन करें हम, घटाएं, तो देखिए 2/3 में से मैं 1/3 घटाऊं, ये तो क्या बचा? 1/3 प्लस का। अगर इसी को मैं 1/3 -2/3 करूं तो अब बचा -1/3। तो ये प्लस का 1/3 और ये माइनस का 1/3 है। तो सी ऑप्शन इसमें आ जाएगा कि परमेय संख्याएं गुणन के लिए, व्यवकलन के लिए क्रम विनिमय नहीं होती। ध्यान रखना भाई। किन्हीं 3 परमेय संख्याओं a b c के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य होगा? देखिए a b + c, और पहले b + c में a को जोड़ा गया या a + b में c को जोड़ा जाए, ये तो सही है भाई, ये तो कथन सत्य है, ये कथन तो सत्य है। आपको असत्य छांटना है। a × b × c, a × b प्लस ये भी सत्य है भाई, चाहे है ना कैसे भी गुणा कर लीजिए, a और b दोनों, ये तो गलत है भाई। हाँ, ये भाग अलग है, क्योंकि देखिए इसको अगर सरल करेंगे तो अलग आएगा और इसको सरल करेंगे तो अलग आएगा, ये असत्य है। तो ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। ठीक है, परमेय देखिए ध्यान रखना, अगर इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो बिना हिचकिचाए आप मुझे लिख सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं आपकी समस्या को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। परमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक क्या है? 1 है। ठीक है, परमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक क्या है? 1 है। ऑप्शन बी पहले ही बता दिया था। मतलब ऐसा कोई संख्या ढूंढिए जो परमेय संख्या में गुणा करें और वही परमेय संख्या रह जाए, वो क्या कहलाएगा? गुणात्मक तत्समक, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, किस परमेय संख्या का कोई व्युत्क्रम नहीं होता? कौन सी परमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता भाई? देखिए हर संख्या चाहे 1/2 है, इसका व्युत्क्रम 2 होगा, 5/6 है, इसका व्युत्क्रम 6/5 होगा, 1 है, इसका व्युत्क्रम 1 होगा, लेकिन 0 परमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं, लेकिन आपको इसका व्युत्क्रम 1/0 नहीं लिख सकते, क्योंकि 1/0 क्या होता है? अनिर्धार्य, अनंत, अर्थात इसका मान हम निर्धारित नहीं कर सकते। तो कौन सी ऐसी परमेय संख्या है? 0 या 0 जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता। रट लेना भाई, बहुत पूछता है इसको। कौन सी परमेय संख्या अपने व्युत्क्रम के समान होती है? अभी बताया ना, कौन सी ऐसी संख्या है जो अपने व्युत्क्रम के समान होती है? 1 का व्युत्क्रम भी 1/1 अर्थात 1 ही होगा। ऑप्शन ए।
16 में देखिए कौन सी परमेय संख्या अपने ऋणात्मक के समान होती है। कोई भी संख्या लीजिए वो अपने ऋणात्मक के बराबर नहीं हो सकती। जैसे 1/2 है वो बराबर नहीं हो सकती -1/2 के। 1 है वो बराबर नहीं है -1/2, लेकिन 0 है ये -0 के बराबर होती है। 0 और -0 में कोई फर्क नहीं है। तो ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी परमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के बराबर होती है? 0। निम्न समीकरणों में कौन सा एक चर वाला रेखिक समीकरण नहीं है? ध्यान से पढ़ लेना भाई, एक चर वाला रेखिक समीकरण नहीं है। ये तो एक चर वाला है, इसमें एक चर कौन सा है? x। दूसरा ये तो स्थिरांक है, नियतांक है। अब इसमें देखिए x चर है और y चर है, ये दो चर वाला है, ये दो चर वाला है, ठीक है। और यही पूछ रहा था कौन सा एक चर वाला रेखिक समीकरण नहीं है, यही नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देखिए यहां एक ही चर है x, 3 और माइनस है, ये दोनों इसके गुणांक हैं अलग अलग। यहां भी एक चर है x, तो इसमें ऑप्शन बी आ जाएगा भाई। ये ऐसे बहुत सरल सरल से प्रश्न आते हैं। समीकरण x + 3 = 10 का क्या हल होगा? आप पक्षांतरण कर दीजिए भाई, x = 10 और ये +3 को उठा के इधर को ले आइए, और जब बराबर का निशान कूद कर संख्या कोई इधर उधर जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो +3 जब बराबर के इधर साइड आएगा तो इसका चिन्ह -3 हो जाएगा। तो x = 10 - 3 का मतलब 7, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वैसे भी देखिए ऐसा कौन सा चर x है जिसमें 3 जोड़ा जाए 10 आ जाए? 7 में 3 जोड़ा जाए तभी 10 आएंगे, तो x का मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। समीकरण में x का मान निकालना है, तो देखिए समीकरण क्या दिया गया है? 2x/3 = 18। बज गुणा कर दीजिए, 2x का गुणा करेंगे 1 से तो क्या हो जाएगा? 2x = 18 गुणा कर दीजिए 3, तो x बराबर हो जाएगा 18 × 3/2। 2 नाम 18, 9 × 27। आंसर कहां है भाई? ऑप्शन बी में। हल करें इसको। अब देखिए ऐसी संख्याओं में पक्षांतरण करके चर वाली संख्याओं को बाईं तरफ ले आते हैं और फिर बराबर के निशान के दाईं तरफ लिख देते हैं अचर वाली संख्याओं को। देखिए 5x, अब इस 3x को इधर लेके आए, बराबर का निशान कूद कर आ रहा है तो चिन्ह बदलेगा, +3x है तो ये -3x हो जाएगा, बराबर 5 इधर है ही, और ये 9 इधर को जाएंगे तो -9 हो जाएंगे। बराबर का निशान कूद के दाईं तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो देखिए 5x से 3x गया तो कितना बच जाएगा? 2x बराबर -4। तो x का मान कितना हो जाएगा? -4/2 बराबर -2। तो x का मान कितना आ गया? -2, और -2 कहां है? ऑप्शन सी में। किसी बहुभुज के बहिष्कोणों का माप का योग कितना? देखिए कोई भी बहुभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षठभुज हो, अष्टभुज हो, 10 भुज हो, 12 भुज हो, 50 भुज हो, उसके जितने भी बहिष्कोण होंगे उन सब का योग कितना होता है? 360 होता है। ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो 360 होता है योग। और किसी बहुभुज का अगर मुझे क्या निकालना हो? बहिष्कोण, तो बहिष्कोण निकालने का सूत्र भी है ना। बहिष्कोण निकालने का सूत्र क्या है? 360/n। n क्या है? यहाँ भुजाओं की संख्या। अगर मैं पूछूं कि एक समषठभुज में, समषठभुज का मतलब जिसमें सभी 6 भुजा बराबर हो, बहिष्कोण कितने का होगा? तो देखिए 360 में 6 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 60 डिग्री का। तो एक षठभुज में समस्त बहिष्कोण कितने होंगे? 60 के 6, तो 360 हो जाएगा, ठीक है। चतुर्भुज में बहिष्कोण का योग कितना होगा? 90। अष्टभुज में क्या होगा? 360 में 8 का भाग दे दीजिए, 45 आ जाएगा। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं अगर भुजाओं की संख्या दी गई हो। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी जिसका प्रत्येक अंतःकोण 150 डिग्री का? देखिए अब इसमें भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। अब इसके दो सूत्र हैं। एक तो ध्यान रखिए, सबसे जो सरल में मुझे जो लगता है वो है कि किसी भी बहुभुज में अंतःकोण और बहिष्कोण का योग, ठीक है, बहिष्कोण का योग कितना होता है? 180 होता है। अब सोचिए अंतःकोण कितने का है? 150 का। तो बहिष्कोण कितने का हो जाएगा? तो 150 प्लस बहिष्कोण कितने का? 180 का। इसका मतलब बहिष्कोण कितने का हो जाएगा? आप देखिए बहिष्कोण या बाह्य कोण कितने का हो जाएगा? 180। 150 को इधर लेके आइए, -150 बराबर 30 डिग्री। तो जब बहिष्कोण 30 डिग्री का है तो भुजाओं की संख्या कैसे निकालेंगे?
अब भुजाओं की संख्या निकाल लीजिए। भुजाओं की संख्या अर्थात n कितनी होगी भाई? 360 में 22 कोण का भाग दे दीजिए। 360 में 22 कोण का भाग दीजिए। देखिए यहां 22 कोण कैसे निकालते हैं? 360 बटे भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या कैसे निकालेंगे? 360 में 22 कोण का भाग दे देंगे। ध्यान रखना 22 कोण निकालें तो 360 में भुजाओं की संख्या का भाग दें, और जब भुजाओं की संख्या निकालें तो 360 में 22 कोण का भाग दे दें। तो देखिए 360 बटे 22 कोण कितने का है? 30 डिग्री का। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई? 12। ये ऑप्शन हमारा कितना है? सी। इसी सवाल को मैं ऐसे भी कर सकता था। कैसे? क्योंकि अंतःकोण का सूत्र है, अंतःकोण का जो सूत्र है वो क्या होता है भाई? n-2 इंटू 180। ये तो अंतःकोणों का योग का ज्ञात करना है, और अगर एक अंतःकोण निकालना हो तो भुजाओं की संख्या का क्या दे देते हैं? भाग। अब इसको सरल कीजिए। अंतःकोण कितने का दिया गया? 150 का। तो 150 बराबर n-2 में 180 का गुणा कीजिए। तो 180 में गुणा पहले करेंगे n का, तो 180 n माइनस 180 गुणा 2 करेंगे तो 360 बटे n। अब बच गुणा कर दीजिए भाई। तो देखिए 180 n माइनस 360 बराबर 150 का गुणा n से, तो 150 n पक्षांतरण कर दीजिए। 180 n ठीक है माइनस 150 n बराबर 360 को उधर ले जाइए। 360 तो ये कितना हो गया? 30 n। 30 n बराबर 360, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 360 बटे 30 बराबर 12। कैसे भी कर लीजिए, एक ही बात है। जो दोनों तरीकों में से आपको जो तरीका अच्छा लगे आप कर लेना भाई। किसी समांतर चतुर्भुज में, सॉरी समांतर नहीं, मैं अपनी तरफ से बोल गया। किसी चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। किस में? समलंब चतुर्भुज में। देखिए समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। जैसे ये भुजा है और ये है, एक जोड़ा समांतर होगा। ये दोनों आमने सामने की, देखिए ई और ई समांतर हैं, जबकि ये दोनों समांतर नहीं है भाई। नहीं है ना, क्योंकि इसमें ए बी समांतर है सी डी के। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, लेकिन ए सी इज नॉट पैरेलल टू बी डी। ठीक है भाई। तो समलंब चतुर्भुज कहां है? ऑप्शन ए में। आयत में आमने सामने की भुजाओं का दोनों जोड़ा, आयत होता तो आमने सामने की दोनों भुजाएं समांतर होती। वर्ग में भी आमने सामने की भुजाएं सब बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ध्यान रखना, समलंब में केवल एक युग्म या एक जोड़ा ही समांतर होता है। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप क्या होगी जिसकी भुजाओं की संख्या n है? तो देखिए अभी सूत्र मैंने बताया था, बहिष्कोण या बाह्य कोण कुछ भी बोलिए, बहिष्कोण का सूत्र क्या होता है? 360 बटे n। n क्या होती है? भुजाओं की संख्या। तो देखिए 360 और 360 में मैं n अर्थात 9 का भाग दे दूं, भुजाओं की संख्या n है, तो ये कितनी आ गया? 40 डिग्री। और 40 डिग्री कहां है भाई? ऑप्शन डी में। आप ऑप्शन डी को सही मानेंगे। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। कोणों का माप क्या होगा? देखिए ये 4 नंबर का भी प्रश्न आ सकता है भाई। आप ये मत सोचना कि 1 नंबर में, ये 4 नंबर का भी आ सकता है, ये 2 नंबर का भी आ सकता है। तो ध्यान रखना, हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का योग, ठीक है, 180 डिग्री के बराबर होता है। जब अनुपात दिया गया हो तो देखिए कैसे मानेंगे? पहले को 3x मानिए, दूसरे को 2x मानिए, और हम जानते हैं कि दोनों का योग कितने के बराबर होगा? 180 के। तो 3x और 2x कितने हो गए? 5x। 5x बराबर 180, तो x का मान हो जाएगा 180 बटे 5 बराबर 36। 36 पंजे 180, अर्थात x का मान कितना आ गया? 36 डिग्री। तो पहला कोण, प्रथम कोण कितने का हो गया भाई? 3x। प्रथम कोण क्या था? 3x। 3x था ना, तो 3 गुणा x की जगह 36 लिखिए, 108 डिग्री का। और दूसरा कोण अर्थात द्वितीय कोण कितने का है भाई? 2x का। तो 2x बराबर 2 गुणा 36, इट मीन्स 72 डिग्री। और दोनों को जोड़कर देखिए 180 आ जाएंगे। तो कहां है भाई? ऑप्शन ए आपका सही होगा। निम्न में से किस आकृति की सभी भुजाएं बराबर और कोण बराबर होते हैं? वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण 90-90 डिग्री के होते हैं। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? बी। ध्यान रखना भाई, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं,
सारी भुजाएं बराबर नहीं होती। आयत में भी सारे कोण 90 डिग्री के कोण। अब एक प्रश्न और बनता है कि सभी कोण बराबर नहीं हो, ये प्रश्न आ जाता है निम्न में से किस आकृति की सभी भुजाएं बराबर होती हैं? समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन उसके चारों कोण बराबर नहीं होते, ध्यान रखना, ठीक है। समचतुर्भुज और वर्ग में एक ही अंतर है, वर्ग और समचतुर्भुज दोनों की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग के चारों कोण समकोण होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज की चारों जो कोण है वो बराबर नहीं होते, अलग अलग होते हैं। तो वर्ग आ जाएगा इसमें। निम्न में से किसके विकर्ण बराबर होते हैं? ध्यान रखना, विकर्ण किसके बराबर हुए? आयत और वर्ग, इन दोनों के विकर्ण कैसे होते हैं? लंबाई में बराबर होते हैं। वर्ग के विकर्ण लंबाई में बराबर होते हैं और समलंब पर, मतलब लंबवत समेत विभाजित करते हैं, समेत विभाजित करते हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखना है इसका। तो आयत के भी होते हैं, वर्ग के, अर्थात सी ऑप्शन आ जाएगा इसमें, ए और बी। निम्न में से किस आकृति का प्रत्येक कोण समकोण होता है? मैंने बताया ना, प्रत्येक कोण समकोण वर्ग का होता है और आयत का। तो देखिए वर्ग का होता है और आयत का होता है, अर्थात ए और सी, ए और सी, ए और सी, कैपिटल ए और सी, ऑप्शन डी आ जाएगा भाई, ठीक है। प्रत्येक कोण समकोण किसमें होता है? आयत और वर्ग में। चतुर्भुज के चारों कोणों के मापों का, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, ठीक है, ध्यान रखना। कोणों का माप कैसे निकालते हैं? किसी बहुभुज के कोणों का माप का एक सूत्र है, कैसे? n-2 गुणा 180 कर दीजिए। अब चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के कोणों का माप क्या हो जाएगा? चतुर्भुज में 4 माइनस n की जगह 4 रख दीजिए, गुणा 180। 4 में से 2 गया, 2 गुणा 180 करेंगे तो 360। अब पूछता मैं भाई पंचभुज, पंचभुज के कोणों का माप, के कोणों का माप क्या हो जाएगा बताइए? 5 माइनस 2 गुणा 180, अर्थात 3 गुणा 180 बराबर 540। अब आपसे पूछता है कि कोई 10 भुजा वाला है, 10 भुज के कोणों का माप क्या होगा भाई बताइए? तो 10 माइनस 2 इंटू 180, अर्थात 8 गुणा 180, तो ये हो जाएंगे इतने से इतने डिग्री, ठीक है। तो आप निकाल सकते हैं ऐसे। पंचभुज में विकर्णों द्वारा कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? पंचभुज में कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? आप पंचभुज बना के देख लीजिए। और प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि पंचभुज में विकर्ण कैसे निकालते हैं, कितने विकर्ण होंगे? तो देखिए विकर्णों की संख्या, ये ज्यादा महत्वपूर्ण, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है विकर्णों की संख्या। कैसे निकालते हैं विकर्णों की संख्या? विकर्णों की संख्या का सूत्र होता है n इंटू n माइनस 3/2, ठीक है। पंचभुज तो 5 इंटू 5 माइनस 3/2, तो 5 गुणा 2/2, अर्थात कितने विकर्ण होंगे? 5। षटभुज में ना, अगर षटभुज में पूछे, षटभुज में विकर्णों की संख्या बहुत कई बार आया है, षटभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होगी? षटभुज में विकर्णों की संख्या कैसे निकालेंगे? 6 इंटू 6 माइनस 3/2, तो 6 गुणा 6 से 3 गए तो 3/2, अर्थात 2 तिया 6, 3 तिया 9। तो षटभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी? 9 होगी। अब त्रिभुज आप बना के देख लेना कैसे। ये पंचभुज है भाई, देखिए 108 डिग्री का होगा, ठीक है, 108। अब इसमें त्रिभुज किसने बनेंगे भाई? तो देखिए विकर्णों द्वारा, एक तो त्रिभुज ये बन जाएगा, ठीक है, एक त्रिभुज ये बन जाएगा, एक तो ये त्रिभुज बन गया, एक ये त्रिभुज बन गया और एक ये त्रिभुज बन गया, तो कितने बन गए? 3, ठीक है। और एक, हाँ, एक ये भी बन सकता है, 4 बन गए भाई, 4, सॉरी, ये भी बन गया। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 31वां प्रश्न है, वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 72 को भाग पर वह एक पूर्ण संख्या बन जाए, अर्थात पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो मतलब ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिसको 72 से भाग दूं मैं, जिससे, हाँ, मतलब 72 को ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसके लिए देखिए पूर्ण वर्ग में क्या होता है? 2 2 के जोड़े बनते हैं। तो 72 के आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, ऐसे करिए, 2 से काटिए 36, फिर 2 से काटिए 18, फिर 2 से काटिए 9, फिर
3 और फिर 3। तो देखिए इसके 72 के जो गुणनखंड हुए वो क्या हुए, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 2 2 है ना, और 3 गुणा 3, ये मैंने लिख लिए। तो देखिए 2 2 के जोड़ा बनाइए, ये 3, ये 2 का बन गया, 2 अकेला रह गया। ठीक है, अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अगर प्रश्न ऐसे आता है किससे गुणा किया जाए, छोटी से छोटी संख्या 2 से, जिससे 2 1 2 और आ जाता। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किसका भाग दिया जाए, 2 का, जिसे 2 से 2 कट जाए, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, 2। 2, ठीक है। अब इसमें साथ क्या है, और उस संख्या का पूर्ण वर्गमूल भी बताइए, जो पूर्ण वर्ग संख्या बनी उसका। तो देखिए 72 को 2 से भाग देंगे क्या आ जाएगा, 36, और 36 का वर्गमूल क्या होता है, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। तो आंसर होगा 6, 2 और 6। तो ये नहीं आएगा भाई, 2 और 6 वाला आएगा। ठीक है, तो पूरे प्रश्न को आप पढ़ लेना पहले भाई। सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 और 4 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो देखिए 36 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 3 का भी भाग चला जाएगा और 4 का, 25 में नहीं जाएगा, 72 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 100 पूर्ण वर्ग संख्या है लेकिन 3 से भाग नहीं जाएगा, तो ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखिए 0.49 दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कैसे निकालते हैं, देखिए 0.49 को ऐसे लिखिए कि इसकी दशमलव हट जाए। दशमलव कैसे करेंगे, दशमलव की जगह पर 1 दशमलव हट गई और बाकी के 2 अंक हैं तो 2 जीरो लिख दीजिए, अर्थात इसको लिख सकते हैं 49/100। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 49/100 का वर्गमूल वो कितने के बराबर, 49 का वर्गमूल क्या है 7, और 100 का वर्गमूल है 10। अब 7/10 का मतलब है 0.7 ऑप्शन सी। 144 दशमलव संख्या का वर्गमूल, अब 144 का कैसे निकालेंगे, 1.44, पहले दशमलव हटाइए, इसको लिख देंगे 1.44/100, दशमलव हट गई और 2 अंक। ठीक है, अब इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, 144/100 का स्क्वायर रूट, 144 का वर्गमूल आप जानते हैं 12 और 100 का 10, तो 12 में 10 का भाग देंगे तो 1.2। अब 256/400, तो देखिए 256/441, ऐसे 256 का वर्गमूल आप जानते हैं 16 और 441 का 21, 16/21 ऑप्शन बी। आप निकाल लीजिए 256 16 है ना, वर्गमूल कैसे भी निकाल सकते हैं, आप निकालना जानते हैं यार। 8100 का वर्गमूल कैसे निकाल, देखिए 81, 2 जोड़ा बनाइए, 81 का होता है 9 और 2 शून्य की जगह 1 जीरो, वर्गमूल निकालते हैं तो जीरो की संख्या आधी कर देते हैं, तो 90 आ जाएगा ऑप्शन बी। 24 का वर्ग आप जानते हैं 576 है, 24 गुणा 24 करके देख लेना, 576 ऑप्शन सी। 11 का वर्ग सरल आते हैं यार, 11 गुणा 11 करके देख लेना, 121 ऑप्शन ए। संख्या 1 से 10 तक पूर्ण घन संख्याएं कितनी और कौन कौन सी है, देखो पूर्ण घन संख्या देखिए, 1 का घन क्या होता है, घात 3 क्या होती है, 1 गुणा 1 गुणा 1, 2 की घात 3 अर्थात 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का घन होता है 27, 4 का घन होता है 64, 5 का घन होता है 125, 6 का घन होता है 216, 7 का घन होता है 243, 8 का घन होता है 512, 9 का घन होता है 729 और 10 का घन होता है 1000। अब पूछ रहा क्या है, 1 से 10 तक कितनी, 1 से 10 तक ये 2 ही है भाई, 1 और 8। ठीक है, 1 और 8 2 पूर्ण घन संख्याएं। ठीक है भाई, आप देखिए मैं इनको तो करा ही रहा हूं, और भी आपको बहुत रिवीजन चाहिए तो मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने अलग से वीडियो डाला है, जिसमें मैंने लिखा तो अंग्रेजी में पर उसको हिंदी में ही समझाया है। तो गणित में वैसे मीडियम का कोई फर्क नहीं पड़ता, इंग्लिश मीडियम में या हिंदी मीडियम में आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, उस वीडियो को और देख लेना भाई। ठीक है, और हाँ अब तक वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर सकें तो शेयर कर दीजिए, और हाँ अपने छोटे छोटे हाथों से
तोतली भाषा में जो भी कोई कमेंट लिख सके आप लिख दीजिए, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ता है कि यार हाँ बच्चों ने वीडियो को पसंद किया है, लाइक। हाँ पसंद नहीं आ रहा हो तो नकारात्मक बातें भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, इसके लिए मैं कोई बुरा नहीं मानूंगा। अब देखिए 20 से 30 तक पूर्ण घन संख्याएं कितनी और कौन कौन सी हैं? तो देखिए 20 से 30, देखिए 20 से 30 तो देखिए 8 20 से ज्यादा है, तो 20 से 30 तक तो केवल एक ही है 27, क्योंकि 64 तो 30 से ज्यादा हो गया, तो केवल एक ही है, कौन सी? 27, ठीक है, एक है और वो भी 27 है, तो ऑप्शन बी। निम्न में कौन सी पूर्ण घन नहीं है? अब देखिए अभी मैंने बताया पूर्ण घन में कि क्या पहचान है कि जो पूर्ण घन होगी उसमें अंतिम संख्या 1 आएगी, 8 आएगी, 7 आएगी, ठीक है, 4 5 6 3 9। तो देखिए एक कब आता है? जब ऐसी संख्या का घन करें या तो उसका इकाई का अंक 1 हो या 9 हो, ठीक है, क्योंकि 9 नहीं 1 ही हो, सॉरी। और 8, अब देखिए इसमें सवाल कैसे देखेंगे, पूछ क्या रहा है यार, मैं कौन सी पूर्ण घन संख्या नहीं है? एक तो पूर्ण घन संख्या है 1 की घात 3 है, मैं वैसे ही खाम में जा रहा हूं, ये 2 की घात 3 है, 8 16 नहीं है भाई, 16 तो वर्ग है, ये तो 4 की वर्ग है, ये तो वर्ग है, तो ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। 27 3 की घात 3 है, तो इसमें ऑप्शन सी आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी 16 घन संख्या नहीं है, वर्ग संख्या है। निम्न में कौन सी पूर्ण घन नहीं है? एक है भाई, 1 की घात 3 है, 125 किसकी घात है? 5 की घात 3 है, 1000 किसकी घात 3 है? 10 की घात 3 है, 25 नहीं है, 25 तो वर्ग है, तो इसमें ऑप्शन डी आ जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 72 को गुणा करने पर पूर्ण घन हो जाए। अभी बताया ना 72 के खंड क्या होते हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए इसके गुणनखंड क्या है? 2 दूनी 4 दूनी 8, और देखिए 9 8 नाम 72, तो 3 गुणा 3। अब घन में क्या है? 3 3 के जोड़े बनाते हैं, ये पूरा जोड़ा बन गया, ये पूरा जोड़ा नहीं बना क्योंकि इसमें 1 3 की कसर रह गई। तो पूर्ण घन बनाने के लिए इसको किससे गुणा और करना पड़ेगा? 3 से। 3 से कोई छोटी संख्या और है नहीं, तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा भाई। निम्न में से कौन सी पूर्ण घन संख्या नहीं है? तो देखिए 1000 है क्योंकि ये 10 की घात 3 है, 125 5 की घात 3 है, 63 नहीं है क्योंकि 64 है भाई, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 27 3 की घात 3 है। सम संख्या का घन, एक कौन सी सम संख्या का घन करेंगे तो वो सम संख्या ही प्राप्त होती है। देख लीजिए यहां मैंने लिखे थे ना, घन करेंगे सम संख्या 2 की घात 3 8 आया, 4 की घात 3 64 आया, 6 की घात 3 2 से 16 आया, 8 की घात 3 512। तो अर्थात सम संख्या का घन सम संख्या प्राप्त होती है, विषम संख्या का घन विषम संख्या प्राप्त होती है, याद रखना भाई। तो सम संख्या का घन कौन सी संख्या प्राप्त होती है? सम संख्या 1। विषम संख्या का घन कौन सी संख्या प्राप्त होगी? विषम संख्या, अभी मैंने बताया है। अब आइए 10,000 रुपए का, ये अब देखिए ये प्रश्न 4 नंबर का भी कई बार आया है। तो देखिए 10,000 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करने का सूत्र है भाई, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और ये बटे 100। तो मूलधन कितना है? 10,000 गुणा 6, दर कितनी है? 6, और समय है 2 बटे 100। तो देखिए भाग 100 छिक्की 600 गुणा 2 करेंगे तो 1200 रुपये आ जाएगा साधारण ब्याज। कहाँ है भाई 1200 रुपये? ऑप्शन डी में। एक नगर की जनसंख्या 20,000 है, यदि ये 10% वार्षिक दर से घटे तो 3 वर्ष बाद इस नगर की जनसंख्या, अंतिम मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए अंतिम मूल्य 3 वर्ष बाद, ठीक है। अंतिम मान कैसे निकालते हैं भाई? ध्यान रखना कि प्रारंभिक मान जो होता है, प्रारंभिक मान में एक सूत्र याद कर लीजिए, 100 प्लस माइनस दर को लिखिए। प्लस अगर बढ़ रही है तो प्लस में लिखिए, घट रही है तो माइनस में लिखिए, बटे 100 और घात क्या लगा दीजिए? समय। अब देखिए
किसी शहर की जनसंख्या कितनी है? 20,000 है, मैंने 20,000 लिख दिया, ठीक है, गुणा दर से घट रही है तो 100 माइनस 10 करेंगे आप, और बटे 100, और घात कितने बाद? 3 वर्ष बाद, तो घात 3 लिख दिया। तो देखिए 20,000 गुणा, अब 100 में से 10 गए तो 90, 90 बटे 100 की घात 3, अर्थात इसको 3 बार लिखेंगे, 90 बटे 100 गुणा 90 बटे 100 गुणा 90 बटे 100। अब इसको देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। अब देखिए 9 नाम 81 नम्मा 729, 729 गुणा 2, तो देखिए 729 और 1 जीरो और है भाई, गुणा 2, तो ये हो जाएंगे, देखिए कितने हो जाएंगे? 0 2 नाम 18, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 सत्ते 14, 14,580 और 14,580 ऑप्शन सी। गुणा करके और देख लेना, 1 मीटर का 2 किलोमीटर से अनुपात क्या होगा? देखिए अनुपात निकालने के लिए राशियां एक जैसी होनी चाहिए, दोनों तरफ मीटर मीटर हो तब अनुपात निकाल सकते हैं, या दोनों तरफ किलोमीटर किलोमीटर हो तब अनुपात निकाल सकते हैं। तो अब या दोनों को, तो अब हमारे पास चॉइस क्या है, या तो दोनों को मीटर में बदल दीजिए या दोनों को किलोमीटर में बदल दीजिए। तो देखिए 1 मीटर लिख दिया, अनुपात 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की जगह मैंने क्या लिख दिया? 2000 मीटर। हम जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर हो जाएंगे। अब मीटर से मीटर कट जाएगा तो अनुपात सीधे क्या आ जाएगा? 1:2000, 1:2000। और ये कहाँ है भाई? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। बी में मत लगा देना क्योंकि उल्टा है वो। एक घड़ी का अंकित मूल्य 2500 रुपये है, यदि 10% बट्टा दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए विक्रय मूल्य का सूत्र याद रखिए, सीधे सीधे विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, सीधे सीधे आप याद रखिए, क्या? अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस बट्टा, आप ऐसे याद रखिए, और बटे 100 कर दीजिए। तो देखिए अंकित मूल्य क्या है? 2500 गुणा 100 माइनस 10 बटे 100। तो देखिए 2500 गुणा 100 माइनस 10 90, 90 बटे 100, ठीक है, जीरो से दोनों जीरो कट गए, 25 नाम 225, 2250 रुपये, और ऑप्शन बी आ जाएगा भाई। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, कैसे कि 25 से एक बार 10% निकालिए तो ये हो जाएंगे 250। अब 225 ये गई बट्टे की राशि, अब 250 को और 2500 से घटा दीजिए तो 2250 आ जाएंगे। कैसे भी निकाल दीजिए, एक ही बात है। x का 40% बराबर 200 हो तो x का मान देखिए कैसे निकालेंगे? x, और इस का मतलब होता है गुणा, ठीक है, का मतलब गुणा। 40 लिखिए और प्रतिशत का मतलब बटे 100, जिसके आगे प्रतिशत लिखा हुआ है इसका मतलब बटे 100 है, और बराबर ये कितना हो गया? 200। तो देखिए अब आप क्या करेंगे? बच गुणा कर दीजिए, x गुणा 40 बराबर 200 का गुणा किससे होगा? 100 से, तो 200 गुणा 100, तो x हमें निकालना है, तो x बराबर 200 गुणा 100 और बटे इस 40 का क्या लग जाएगा? भाग, 40 पंजे 200, तो 100 गुणा 5 बराबर 500। x का मान कितना है? 500, ऑप्शन सी। 40 का 40% क्या हुआ? देखिए 40 मैंने बताया ना, का मतलब गुणा, तो 40 गुणा 40%, तो 40 और बटे 100। इस प्रतिशत को हटाने के लिए बटे 100 लिखा जाता है। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 चौका 16, और 16 ऑप्शन डी है भाई। 75 पैसे का 2 रुपए से अनुपात क्या होगा? देखिए या तो पैसे पैसे होने चाहिए या रुपए रुपए होने चाहिए। तो देखिए 75 पैसे अनुपात 2 रुपए, और 2 रुपए की जगह क्या लिख सकता हूं? 200 पैसे। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, पैसे से पैसे कट गया। अब 25 अब ऐसी संख्या से काटिए जिससे 75 और 200 दोनों कट जाए, तो 25 75, 25 अट्ठे 2 से 3:8, और 3:8 ऑप्शन ए में है भाई। 50 आमों के समूह में 60% बिल्कुल पके हैं, बिना पके हुए आमों के। देखिए 100 अगर आम है मेरे पास, माना कुल आम कितने हैं भाई? 100।
अब इसमें पके कितने हैं? 60%। इसका मतलब प्रतिशत का मतलब 100 में से, तो 60 पके हुए हैं, तो बिना पके कितने हो गए भाई? बिना पके कितने हो जाएंगे? 100 माइनस 60 भाई। 100 कुल आम है, पके हुए 60 हैं, तो 40 कैसे रह गए? बिना पके। इसका मतलब 40% आम कैसे हैं? बिना पके हुए हैं। तो बिना पके आमों की संख्या, बिना पके आमों की संख्या कैसे निकालेंगे? कुल आम कितने हैं? 50, तो 50 का 40% निकाल दीजिए। ये बहुत सरल है भैया। 50 इस का मतलब गुणा 40 और प्रतिशत का मतलब बटे 100, तो 0 से 0 कट गया, ये 0, तो 5 चौका 20 आंसर आ जाएगा। 5 चौका 20 कहाँ है? ऑप्शन बी में। समझ में आ रहा है ना भाई? ये तो फिर आ गया भाई ना 75 पैसे का। तो चलिए छोड़िए इसको। 50, अरे ये दोबारा कैसे? दोबारा ये टाइपिंग एक्चुअल में क्या है, मैंने इन प्रश्नों को अलग से टाइप किया था, तो वो दोबारा इसमें पेस्ट कर दिया मैंने ना। चलिए यहां आ जाइए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 किस प्रकार का बीजीय व्यंजक है? कैसा है ये? कितने पद हैं इसमें? 3 पद हैं। कितने पद हैं? 1 2 3, तो त्रिपदीय है भाई। अगर मैं पूछूं एक्स स्क्वायर माइनस 9 कितना है? द्विपदीय। ये कितने पद है? द्विपदीय है। और x ये कितने पदीय है? एक पदीय है। तो पदों की संख्या आप गिन लेना, पर ऐसा गलती मत कर देना। अगर प्रश्न आ जाए जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x प्लस 9, ये कितने पदीय है भाई? ऐसे मत कर देना 1 2 3 4 5, 5 पदीय नहीं है। अरे समान संख्याएं एक साथ जुड़ेंगी भाई पहले। ये कितने हो जाएगा? 7x स्क्वायर ना, और 6x से 1x गया तो x और प्लस 9। अब इसमें कितने पद हो गए? 3 पद, तो ये त्रिपदीय है। ठीक है भाई, त्रिपदीय है। 2xy प्लस 3 बीजीय व्यंजक है। कितने पद है इसमें? 2, तो 2 कहां है भाई? द्विपदीय है। निम्न में से द्विपद व्यंजक है। अब तो समझ में आ रहा होगा द्विपद किसमें? इसमें तो एक पद है भाई, ये तो एक पदी है। इसमें 2 पद हैं। इसमें कितने के? त्रिपद हैं, 3 पद। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी। ये कैसा है भाई? इसमें कितने पद हैं? 3, 1 2 3, त्रिपदीय। अब देखिए इसका मान निकालना है आपको। अब ये सवाल 4 नंबर में या 2 नंबर में भी आ सकता है। देखिए आपने एक सूत्र पढ़ा था गुणनखंड में कि दो संख्याएं a और b हों, इन पर अगर वर्ग है और बीच में ऋण का चिन्ह है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका एक सूत्र आपने पढ़ा था कि a और b को एक बार एक कोष्टक में जोड़ देते हैं और दूसरे कोष्टक में इसमें से घटा देते हैं, अर्थात a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए अब इसको लिख लीजिए 99 का वर्ग, सॉरी 99 नहीं 92 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग। तो देखिए ए के स्थान पर 92 है, बी के स्थान पर 8 है। तो देखिए उसी तरह a प्लस बी, इसका मतलब 92 प्लस 8, अर्थात जो कोष्टकों के भीतर संख्या होती है इनको एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं। और दूसरे कोष्टक में 92 माइनस 8, तो 92 और 8 कितने हो गए? 100। और दूसरे कोष्टक में क्या? 92 से 8 घटाइए 84, 84 गुणा 100 करेंगे तो 84 100 8400, ऑप्शन ए। घटाइए भाई इसमें से, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में से इसको घटाना है। किसको घटाना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो घटाने के लिए क्या बदल देते हैं? चिन्ह। देखिए तो माइनस का नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह, ये प्लस की थी ए स्क्वायर, इसको चिन्ह बदल दिया। ये माइनस का बी स्क्वायर, इसको प्लस का कर दिया। और ये माइनस का सी स्क्वायर, इसको प्लस का कर दिया। अब जोड़ दीजिए भाई। तो देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, ये तो कट ही गए भाई। तो देखिए बी स्क्वायर और बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, और सी स्क्वायर और सी स्क्वायर 2c स्क्वायर, 2 कॉमन आ गया। तो क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमारा क्या है? आंसर है। तो ऑप्शन ए ऊपर वाला ही आ गया, 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकता था। ठीक है, 107 गुणा 93। अब देखिए अगर ये न्यू टाइप में आता है तो आप गुणा करके लिख देना। अगर ये
अलग से न्यू टाइप में नहीं आता है, एबीसीडी में नहीं आता है या रिक्त स्थानों में नहीं आता है, तो इस सवाल को हम गुणनखंड विधि से या बीजीय व्यंजक विधि से करेंगे। कैसे करेंगे कि देखिए 107 सर्वसम का प्रयोग करके 107 को कैसे लिखा जा सकता है 100 + 7, ठीक है, गुणा 93 को कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं भाई 100 - 7। तो अभी मैंने एक सूत्र बताया था ना, कौन सा, कि a + b और a - b इन दोनों का गुणा क्या होता है, पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। तो देखिए 100 a के स्थान पर है, b के स्थान पर क्या है 7, 100 + 7 और 100 - 7। तो इसका जो गुणा किसके बराबर होगा, पहली अर्थात 100 का वर्ग माइनस दूसरी अर्थात 7 का वर्ग। 100 का वर्ग क्या होगा, एक पर यहां कितनी शून्य, 2, जब वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएंगे, एक पर 4 शून्य 10,000 माइनस 7 का वर्ग 49, 10,000 में से 49 घटा दीजिए तो ये हो जाएंगे 9,951। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। यदि x बराबर 2 हो तो इसका मान होगा, ये 19वें नंबर का प्रश्न भी आ सकता है, ऐसा कोई व्यंजक और x बराबर 2 पे मान पूछ सकता है, एक 19वां प्रश्न आएगा आपके पेपर में। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, x ये मान किसका निकालना है 3x² + 3x + 3 का, x के स्थान पर 2 रखिए, आप ऐसे करके आएंगे, कैसे 3, अब x की जगह 2 रखिए तो 3 × 2 का वर्ग, क्योंकि x का वर्ग है तो 2 का वर्ग, +3, अब x है, x की जगह 2 और +3, तो देखिए 3 × 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, + 3 दूनी 6 +3, तो देखिए 3 चौका 12 +6 +3, 12 6 18 और 3 21 आ जाएगा मान, और ऑप्शन ए, ठीक है। कठिन सवालों के ऑप्शन मैंने कहां रख दिए, ए में, जिससे आपको, पर ऐसा वहां पेपर में आए ऐसी कोई जरूरी नहीं है भाई, ठीक है। वैसे ट्रेंड यही है कि जो कठिन सा सवाल होता है उसका ऑप्शन ए सही हो जाता है कभी कभी, है ना। अब देखिए निम्न में से 5x² के समान पद कौन सा है, अर्थात 5x² के समान पद कौन सा होगा, जो x² की संख्या है, x² की संख्या कौन सी है 7x², तो ऑप्शन बी इसमें सही हो गया भाई। अब फिर वही घटाने वाली बात आ गई कि 3x² - 9xy + 3 में से क्या घटाना है x² + 7xy - 1। तो घटाने के लिए क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं, सारे चिन्ह बदल दीजिए, ये x² माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 7xy, और ये -1 किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो देखिए 3 और 1 4, तो प्लस के 4 उल्टे चल कभी लीजिए, अब -9 है और माइनस नीचे वाला चिन्ह माना जाएगा, -9 और -7, तो -16xy, और 3x² प्लस के हैं और माइनस का x² है तो ये 2x², तो 2x² - 16xy + 4, ये है आंसर। कहां है, अब देखिए ये ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी बिल्कुल एक जैसा है, +2 की जगह वहां +4 आना चाहिए था, तो सावधानी रखना ऑप्शन ए लिखने में। एक बंद लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र याद कीजिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये प्रश्न न्यू टाइप में भी आ सकता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अब देखिए ये बड़े लायक सवाल है, 2πr r + h। अब देखिए r त्रिज्या है, ऊंचाई 1 मीटर है, h 1 मीटर, अब यहां तो सेंटीमीटर है या मीटर है, तो इसके सेंटीमीटर ही बना लीजिए 100 सेंटीमीटर। तो देखिए 2 × पाई की जगह 22/7, r की जगह क्या लिखूं 21, कोष्टक r का मतलब 21 प्लस h का मतलब ऊंचाई कितनी है 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर इसके 100 सेंटीमीटर बना लीजिए। तो देखिए 7 × 21, तो 22 × 66 दूनी 132, तो 132 तो ये हो गए और ये हो गए 121, इनका गुणा कर दीजिए भाई, 132 × 121 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा भाई।
तो अब कर दीजिए भाई, अब क्या करें, 66 गुणा करिए तो सुनिए कितना आ जाएगा, 132 और 264 और 132। तो देखिए 2 4 और 3 7 6 2 8 और 1 9 5 1 15,972 15,972 घन सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। अब देखिए ये सवाल क्या है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समचतुर्भुज की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई या भुजा गुणा ऊंचाई। तो आधार कितनी है भाई, 5 है, ऊंचाई कितनी है 4, 20 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन बी। 100 मीटर लंबाई और 50 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से, प्रति सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर होना चाहिए, की दर से क्या होगा? तो देखिए अब पैसे दिए गए हैं 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर, आधा रुपये, ठीक है। तो देखिए आयत है, अब मैं एक बना देता हूं आपके लिए, ये आयत है भैया, ये आयत बना दिया, इसकी लंबाई तो है 100 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई कितनी है 50। तो सब अब इसके चारों ओर यहां से लेके यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक बाड़ लगानी है। तो कितनी लंबाई हुई? आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो देखिए 100 ये है तो ये भी 100 सामने की हो जाएगी, ये जब 50 की है तो सामने की भुजा भी कितनी की हो जाएगी 50 की। तो जोड़ लीजिए 50 और 100 150, 250 और ये 300। तो आयत का जो परिमाप है या बगीचे का परिमाप, बगीचे का वर्ग सेंटीमीटर नहीं होगा, परिमाप है, बगीचे का परिमाप, बगीचे का परिमाप क्या होगा? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ध्यान रखना, लंबाई और चौड़ाई को जोड़िए और 2 का गुणा कर दीजिए, तो 2 इंटू 100 प्लस 50 अर्थात 2 इंटू 150 अर्थात 300 मीटर, 300 मीटर लंबाई है। अब दर किस हिसाब से? 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में बदल लीजिए, तो परिमाप कितना हो जाएगा भाई? 300 मीटर को कैसे लिख सकता हूं? 300 गुणा 100 इतने सेंटीमीटर। तो खर्चा कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर का खर्चा कितना है? 50 पैसे। 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपए, ठीक है, 1/2 रुपए। तो देखिए 1/2 गुणा इसका कर दीजिए, तो 300 गुणा 100, तो ये 2, ये 50, तो 3 पंजे 15, 15,000 रुपये आएगा भाई, 15,000 रुपये, 15,000 रुपये आएगा। ये इसमें कुछ दिया नहीं, पैसे नहीं है, रुपये भाई। वर्ग का क्षेत्रफल इनमें से क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा अर्थात भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, अगर ए भुजा है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये रिक्त स्थानों वाले सवाल हैं, अब ये मत कहना सर रिक्त स्थान वाले बताए नहीं, पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन डी। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके विकर्णों की लंबाई, आप देखिए अभी थोड़ी देर पहले बताया था समचतुर्भुज का एक क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? आधार गुणा ऊंचाई। यहां आधार नहीं है, विकर्ण दिए गए। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल अर्थात दोनों विकर्णों का गुणा करके आधा कर दीजिए, अर्थात 1/2। पहला विकर्ण कितना है? 24 और दूसरा विकर्ण कितना है? 10। कर दीजिए भाई 5 24 पंजे 120 वर्ग सेंटीमीटर। 120 वर्ग सेंटीमीटर कहाँ है? ऑप्शन ए में। फिर कहेंगे सर ऑप्शन ए ही ज्यादातर सही आ रहा है कठिन सवालों का। अब आ जाइए, 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचा है कोई, इसके चारों ओर बाड़ लगाना है, बाड़ लगाने का खर्चा 30 रुपए प्रति मीटर की दर से। तो पहले इसका भाई परिमाप निकाल लीजिए। आयताकार बगीचे का परिमाप या कुल लंबाई कितनी होगी? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, अभी निकाला था ना, तो 300 प्लस 200 अर्थात 2 गुणा ये 500 हो गए। तो 1000 मीटर लंबाई का आयताकार बगीचा है चारों ओर से।
एक का कितना खर्चा है 30 रुपये, तो खर्चा कितना आ जाएगा भाई, खर्चा हो जाएगा 1000। तो टोटल लंबाई है 30 रुपये 1 मीटर का खर्चा है, तो ये हो जाएंगे भाई 30,000 रुपये हो जाएंगे, 30,000 रुपये खर्चा हो जाएगा। 30,000 कहाँ है, ऑप्शन ए। फिर ऑप्शन ए आ गया यार। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्र। देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का सूत्र याद, ये ध्यान रखना भाई, ये उसमें जरूर आएगा रिक्त स्थान वाले कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो देखिए 6 अलग है, भुजा कितनी है 10, तो 10 का वर्ग। तो देखिए 6 इंटू 10 का वर्ग कितना होता है 100, तो 600 वर्ग सेंटीमीटर, 600 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आपका सही है भाई। आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 35 सेंटीमीटर वाले लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ याद रखिए, बहुत सवाल करा दिए मैंने। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2 पाई आर एच। कितना होता है 2 पाई आर एच, अर्थात 2 इंटू पाई का मतलब 22/7। आर कितनी है, आधार की त्रिज्या 8 और एच कितनी है 35 भाई। तो देखिए 7 35, अब 22 गुणा 5 110, 110 गुणा 220, 220 गुणा करेंगे 8, 22 8 176, 1760 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर होगा 1760। ये देखिए ये घन सेंटीमीटर है, ये नहीं आएगा, तो आंसर कौन सा है डी। ध्यान रखना। अब कितना माइन्यूट अंतर है, क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में होगा, ये घन सेंटीमीटर में है, ये वर्ग सेंटीमीटर में, तो ये सही होगा। एक्स भुजा वाले, अब देखिए मैं आपसे बहुत खेद प्रकट करना चाहता हूं कि कुछ आवाजें आपको इस वीडियो में जरूर देख, हालांकि मैंने कॉलर माइक लगा रखा है, फिर भी कुछ आवाजें जरूर आ रही होंगी, क्योंकि हाँ पड़ोस में होली खेलने का दौर जारी है। तो एक बार फिर आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आपका जीवन मंगलमय हो, खुशियों के रंग बिखरते रहें। चलिए वीडियो को जारी रखते हैं। एक भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, एक्स भुजा वाले, अभी बताया ना 6 भुजा स्क्वायर। तो देखिए 6 भुजा की जगह क्या है एक्स, 6x स्क्वायर, ऑप्शन बी। ऐसे भी आ जाता है, अभी बताया था। और हाँ, अगर वीडियो वास्तव में आपको इस समय भी पसंद आ रहा है और आप देख रहे हैं, तो यार अपने छोटे छोटे हाथों से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भाई अभी तो मैं इंग्लिश का वीडियो डालूंगा, गणित का वीडियो डालूंगा, विज्ञान का वीडियो डालूंगा, और अगर आप कहेंगे तो संस्कृत और सामाजिक ज्ञान का वीडियो भी डाल दूंगा। और ये कब संभव होगा, बार बार आपको भेजना थोड़ी पड़ेगा मुझे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको दबा लें। यार बच्चे अब बुजुर्गों से, हम जैसे बुजुर्गों से ज्यादा होशियार हैं, तेज तर्रार हैं। बेल आइकन आप दबा लेंगे तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके मोबाइल में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो कर दीजिए ये काम। अगर वास्तव में आपको अच्छा लग रहा है और बुरा लग रहा है मत करिए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर होने से उसकी परिधि कितनी होगी, परिधि की परिधि नहीं, मतलब परिधि कितनी होगी। तो देखिए परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि का मतलब परिमाप कितना होता है वृत्त का 2 पाई आर। तो देखिए 2 गुणा 22/7, आर का मतलब 14, 7 दूनी 14। तो देखिए 22 दूनी 44 दूनी 88 सेंटीमीटर। 88 ये रिक्त स्थान वाला आ गया ना भाई, तो 88 का है ऑप्शन ए। फिर ऑप्शन ए आ गया। उस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई क्या होगी, समलंब है ये, सम नहीं है भाई, सम चतुर्भुज नहीं है, जिसके आधारों की लंबाइयों का योग 60 है भाई, और क्षेत्रफल इतना है। तो देखिए समलंब चतुर्भुज का जो सूत्र है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका जो सूत्र वो क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुणा ऊंचाई। अब इसमें मान रख दीजिए भाई। देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 600, तो 600 बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग कितना दिया गया है 60 गुणा ऊंचाई कितनी मान ली मैंने h,
तो ये कितना कट गया 30, अर्थात क्या हो गया 600 बराबर 30 H के, तो H बराबर 600 बटे 30, 3 दूनी 6, 20 आ गया। ये 20 सेंटीमीटर आएगा, 20 सेंटीमीटर। डेसीमीटर देखिए ध्यान रखना, ये 20 मीटर है, ये गलत, डेसीमीटर ये गलत, 10 सेंटीमीटर ये तो गलत है। ये ऑप्शन सी आपका सही आएगा, तो ध्यान रखना है ना आपको। तो अब आप इसको कोई न्यू टाइप का सवाल कहेंगे? नहीं कहेंगे भाई, ये न्यू टाइप के सवाल नहीं है। आप इसको पूरा देखें यार, और फिर हाँ, इसका जो अगला वीडियो है वो भी आपको पूरा देखना है, तभी तो आपको 100 में से 100 अंक आएंगे यार। 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ के आकार के डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र याद होने चाहिए। क्या होता है भाई? 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई। चलो शॉर्ट में लिख देता हूं, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई। मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का तीनों का आपस में 2-2 करके गुणा आ जाना चाहिए और तीनों को जोड़ देते हैं। तो देखिए 2 इंटू लंबाई कितनी, ये तो लंबाई L है, ये चौड़ाई B है, ये ऊंचाई H है, ऐसे ही ना। तो देखिए पहले तो 20 गुणा 15 करें, तो 20 गुणा 15 प्लस फिर 15 गुणा 10 करें, 15 गुणा 10 प्लस अब 20 गुणा 10 कर दें, तो 20 गुणा 10। तो देखिए 2 इंटू 15 दूनी 30 प्लस 150 प्लस 200, 15 दूनी 30, 300 हो गए भाई ये। हाँ, तो ये कितने हो गए भाई? 500 और ये 650, 650, तो ये हो जाएंगे 1300 वर्ग सेंटीमीटर, 1300 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। तो ये भी 4 नंबर का सवाल है भाई। बी भुजा वाले दो घनों को मिलाकर बनाए गए घन का पृष्ठ। देखो दो घन का मतलब ऐसा घनाभ जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। अब देखिए बी भुजा वाले दो घन हैं, इनको आपस में इस तरह से जोड़ेंगे। सोचो इस तरह से जब जोड़ेंगे हम तो क्या होगा? जोड़ने से भाई आपको पता ही है कि वो घनाभ बन जाएगा, क्योंकि लंबाई कितनी हो जाएगी? b प्लस 2b। देखो जोड़ने से क्या होगा? लंबाई जो घनाभ बनेगा उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? b प्लस b, अर्थात 2b। चौड़ाई इतनी रहेगी क्योंकि लंबाई से जोड़ा है, चौड़ाई b रहेगी और ऊंचाई कितनी रहेगी? b, ऊंचाई b रहेगी। एक बढ़ जाएगी, कोई से एक को डबल कर दीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी बताया था ना, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी सूत्र लिखा था। क्या लिखा था? 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई L इंटू बी प्लस b इंटू H, लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई और लंबाई गुणा ऊंचाई आपस में आ जाना चाहिए। 2 इंटू लंबाई कितनी है? 2b इंटू चौड़ाई कितनी है? b प्लस b कितनी है? b और H कितनी है? b प्लस लंबाई कितनी है? 2b और ऊंचाई कितनी है? b। घबराए नहीं, करते जाइए। 2 इंटू 2b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो देखिए 2b स्क्वायर 4 और 1 5, तो 2 इंटू 5b स्क्वायर, तो ये 10b स्क्वायर, 10b स्क्वायर, ऑप्शन ए। 5 की घात -3। देखिए 5 की घात -3 का मान क्या होगा? सबसे पहले घात को धनात्मक बनाते हैं। घात को धनात्मक कैसे बनाते हैं? आप अंश से हर में ले आइए, इसको नीचे ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा? धनात्मक। ध्यान रखना किसी भी घात की संख्या को अंश से हर में लाएं या हर से अंश में ले जाएं तो उस घात का चिन्ह बदल जाता है। तो 1/5 की घात 3 का मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5, अर्थात 1/125। 5 25 पंजे 125, 5 की घात 3 125 होता है, ऑप्शन बी। 1/3 की घात, अब देखिए ये सवाल क्या है? 1/3 की घात -1। मान तभी निकालेंगे जब घात को धनात्मक बनाएंगे। अब ये हर में है, इसको अंश में ले आइए, तो ये घात क्या हो जाएगी? +1। और 3 की घात 1 का मतलब 3 का एक बार गुणा, अर्थात 3।
ऑप्शन सी। अब तो नहीं आ रहा है ये। यदि a बराबर -1 और b बराबर 2 हो तो a b और b क्रॉस ए, देखिए किसका मान निकालना है, a की घात b गुणा b की घात a। अब a बराबर -1 रखना है और b बराबर 2 रखना है। चूंकि तो a की, इसलिए सवाल क्या हो जाएगा भाई, यहां लिख देता हूं a की घात b अर्थात -1 की घात 2, ठीक है, यहीं लिख देता हूं -1 की घात 2 गुणा b अर्थात 2 की घात -1, -1 आ गया ना, a बराबर -1 है तो 1 की घात -2 क्या होता है, 1, -1 गुणा -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 गुणा 2 की घात -1 हो गई, और इसको प्लस बनाने के लिए 1 गुणा कहाँ ले आएंगे, हर के नीचे, ठीक है, हर में ले आएंगे या नीचे ले आएंगे, तो 1/2, 2 की घात का होगा 1, क्या होगा 2, तो 1/2 कहाँ है भाई, ऑप्शन बी। 100 की घात 0। अब मैंने कल इंग्लिश वाले वीडियो में बहुत धुआंधार बताया था इसको 50 उदाहरण लेके कि किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान क्या होता है 1। चाहे 100 की घात 0 निकालें तब भी 1 आएगा, x की घात 0 निकालें तब भी 1 आएगा, 2 की घात 0 निकालें तब भी 1, 5 की घात 0 निकालें तब भी 1। ध्यान रखना, किसी भी संख्या की घात 0 होने का मतलब है उसी में उसी का भाग अर्थात 1। क्योंकि देखिए 100 की जगह में क्या लिख सकता था, 10 की घात 2। अब 100 में 100 का भाग दूं अर्थात 10 की घात 2 में 10 की घात 2 का भाग दूं, तो देखिए 10 की घात 2 है ही, आधार समान है दोनों तरफ, तो ऊपर की जो घात 2 है नीचे से जाएगी तो चिन्ह बदल जाएगा, तो 10 की घात कितना हो जाएगी 0, तब भी क्या आ जाएगा 0। ठीक है भाई, तो 10 की घात 0 का मतलब 1, क्योंकि 100/100 बराबर क्या था 1। तो इसी तरह आप किसी भी संख्या की घात अगर 0 करें इसका मतलब उसका मतलब उसी संख्या में उसी संख्या का भाग है अर्थात मान 1 है। इसी तरह हम यहाँ आ जाइए, a की घात m प्लस b की घात m का सही मान क्या होगा जब m की घात 0 है। तो देखिए a की घात m प्लस b की घात m अर्थात m बराबर 0 है, तो a की घात 0 प्लस b की घात 0, और अभी बताया था किसी भी संख्या की घात 0 होने पर 1 अर्थात a की घात 0 का मान 1, b की घात 0 का मान भी होगा 1, तो 1 और 1 हो जाएगा 2, जो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अब यहाँ आ जाइए, अब देखिए घात के ऊपर घात, वो मैंने एक सूत्र आपको बताया था कि a की घात m है, इसकी घात n है, तो ये हो जाता है a की घात mn। तो देखिए 2 की घात -1 है गुणा 5, तो -1 गुणा 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 की घात 5 गुणा 32 है। ठीक है भाई, अब ये भी किसका होगा, माइनस का, क्योंकि -1 गुणा 5 करेंगे तो माइनस। अब घात को धनात्मक बनाया जाता है तो कैसे लिखेंगे, 32 और इस 2 की घात 5 को कहाँ ले आइए, हर में, तो 2 की घात 5। तो देखिए 32/2 की घात 5 का मतलब 2 गुणा 5 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो इसका मतलब 32/32, तो ये मान आ जाएगा 1। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, 2 की घात -5 32 के खंड करते तो ये हो जाता 2 की घात 5 प्लस 32 को आप खंड कर लेते हैं इस तरह से, 2 16 बार 5 बार होता है। ठीक है, अब चूंकि आधार समान है तो 2 की घात कितना हो जाता है, घातें जुड़ जाती, तो -5 + 5 अर्थात 2 की घात 5 में से -5 गया तो 0, और किसी भी संख्या की घात 0 होगी तो उसका मान 1 आएगा। सवाल करने के 50 तरीके भाई आपके समझ में आ जाए वो सबसे बढ़िया है। अब ये है, ये कहाँ आएगा आपका सही या गलत में, ठीक है, सही ट्रू और फॉल्स वाला जो आता है सत्य या असत्य, उसमें आएगा इसका मानक रूप है। तो देखिए इन सवालों को जो छोटे छोटे हैं उन सबको मैं यही सॉल्व करा रहा हूं। अब ऐसे सवालों को सरल कैसे कर दे, देखिए 0 के बाद कितनी 0 है, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद कितनी 0 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 8 5। देखिए ध्यान रखना ऐसे सवालों में एक अंक को ढूंढिए, 8 के बाद दशमलव लगा दीजिए तो 8.5 गुणा 10 की घात माइनस में कौन सा अंक लिखेंगे कि 8 तक कितनी अंक स्थान है। देखिए दशमलव के बाद 8 तक गिनिए, 1 2 3 4 और 5, तो 10 की घात -5 ये आपका आंसर है। मतलब एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए और उस अंक तक दशमलव तक
दशमलव से शुरू करके कितने अंक हुए, 5 हुए तो 10 की घात -5, तो 8.5 गुणा 10 की घात -5 सही रूप होगा ये। अब मैं इसको पूछूं, चलिए, अरे यार जल्दी कर गया मैं। इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए एक अंक लिखिए 3.67, एक अंक के बाद दशमलव लगा दिए, गुणा 10 की घात माइनस कितनी घात लगाएं, 3 तक आप गिनते चले जाइए दशमलव के बाद, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की घात -7 आ गया ना समझ में। यदि a बराबर -1 हो, b बराबर 2 हो, तो इसका मान निकालना है। तो किसका मान निकालना है, a प्लस b, a का, तो a की जगह रखिए -1 प्लस b की जगह रखिए 2 और a का मतलब -1। तो देखिए -1 और 2 गुणा -1 करेंगे तो -2, दोनों समान चिन्ह के हैं तो -3 आंसर आएगा। कहाँ है भाई -3, ये भाई इसके हिसाब से तो -3 आना चाहिए था, तो इसमें ऑप्शन नहीं है। तो ये सवाल इस तरह से होगा भाई, प्रिंटिंग में मिस्टेक है, ये ऐसा होगा a भाग ba, ठीक है। तो अब आपको पता ही है कैसे कर देते, a की जगह क्या रख देते -1, है ना, भाग b की जगह 2 और ये -1, तो देखिए -1 भाग -2 और भाग की जगह बटे में आ जाता है, तो -1 बटे -2, -1 से माइनस से माइनस कट जाता है, तो 1/2 आंसर आ जाता, ऑप्शन सी, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, 27 की घात 2/3, 27 की घात 1/3 और 27 की घात -4/3 आधार समान है। आपने सूत्र पढ़ा है कि a की घात m गुणा a की घात n गुणा a की घात p, अर्थात आधार समान। ऐसे भी सवाल आ जाता है कि 10 की घात 24 है, इसमें आधार है 10 और घात का मान क्या है 24। ऐसे भी सवाल आते हैं, बहुत सरल सरल आते हैं यार 8वीं में। तो इसको कैसे लिखते हैं भाई, आधार 1 रख लेते हैं, जो घात होती हैं m प्लस n प्लस p, इनको जोड़ देते हैं, m प्लस n प्लस p। तो देखिए 27 अब समान है, तो 27 की घात कितने लिखेंगे, 2/3 यहां से है, प्लस 1/3 लिख दिया और यहां से -4/3 लिख दिया, ठीक है। तो देखिए अब 27 की घात 3 लघुत्तम लेंगे, तो देखिए 3 लघुत्तम लेंगे, जोड़ेंगे इनको, तो 2 + 1 -4, तो मतलब 27 की घात कितना हो गया -1/3। अब 27 की घात 1/3 माइनस में है, तो इसको धनात्मक कैसे बनाएंगे, 1/27 की घात 1/3। अब इसको सरली करना है तो 27 के खंड कर लीजिए, 27 को क्या लिख सकता हूं, 3 की घात 3, 3 गुणा 3 गुणा 3। तो देखिए कैसे लिख सकता हूं, 1/3 की घात 3 और इसके ऊपर घात 3, तो 3 से 3 कट गया, अर्थात 1/3 की घात 1, तो इसका मतलब 1/3 और ये आपका आंसर हुआ। और 1/3 आंसर कौन सा है, आ गया वही 10 की घात 24 को क्या पढ़ा जाता है, 10 की घात 24 ही पढ़ा जाएगा, ऑप्शन ए। ऐसे ऐसे सवाल सरल सरल से आ जाते हैं, तो हर तरह के प्रश्न आपको मिल जाएं, ऐसे मैंने प्रयास किया है। 10 की घात 2 में घात है, तो घात कितनी है 2, इसमें देखिए आधार हमारा 10 है, घात हमारी 2 है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए 92वां प्रश्न है, इसमें भाग देना है, तो देखिए 3a - 9 और भाग का मतलब होता है /3, ऊपर 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा तो यहां से बचेगा a - 3 का भाग देंगे 9 में तो 3 और /3, 3 से 3 कट गया, a - 3 रह गया, तो a - 3 ऑप्शन बी में है। 9x - 27xy का देखिए 9x - 27xy, इसमें कॉमन क्या आ जाएगा 9x, तो देखिए 9x कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा 1, कॉमन का मतलब भाग, 9x में 9x का भाग दिया 1, फिर 27xy में भाग देंगे, देखिए 9 का भाग 27 में, 9 × 3 = 27, x से x कट जाएगा 3y, ये गुणनखंड हुए।
9x इंटू 1 माइनस 3y कहाँ है? ऑप्शन ए आपका सही आ जाएगा। देखिए म्यूजिक चल रहा है, होली का त्योहार है, आवाज आना स्वाभाविक है। डर ये कि कहीं यूट्यूब कॉपीराइट नहीं दे दे। यदि कोई कार 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 लीटर पेट्रोल का उपयोग करती है तो 12 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी? देखिए जितनी ज्यादा लीटर पेट्रोल है उतनी दूरी ज्यादा होगी, तो ये समान अनुपात में पढ़े ना। तो देखिए यहां तो लिख देता हूं पेट्रोल, है ना, और यहां लिख देता हूं तय दूरी, तय की गई दूरी, तय दूरी शॉर्ट में लिख देता हूं। तो देखिए 60 किलोमीटर यहां लिख दिया को तय करने में 4 लीटर पेट्रोल लगा। अब देखिए 12 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी मान ली मैंने? x। ये कैसे? समानुपात में। कैसे? समानुपात में। अतः कैसे लिखेंगे समानुपात में? तो बटे में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? 4/60 बराबर 12/x। बस गुणा कर दीजिए भाई, x का गुणा 4 से, तो 4x बराबर 12 गुणा 60, तो x बराबर हो जाएगा 12 गुणा 60/4, 4 तिया 12, 60 तिया 180 किलोमीटर जाएगी। 180 किलोमीटर ऑप्शन बी है आपका। 3 किलो चीनी का मूल्य 54 है तो 5 किलो, इसमें तो सरल है यार, 1 किलो चीनी का मूल्य कितना हो गया? 18, तो 5 का 90, ऐसे ही निकाल लेना अभी जो बताया था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब यहां देखिए गुणनखंड करने, p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। अब ये तो बड़े में आने वाला है भाई, जो आपका 21वां प्रश्न आएगा पेपर में, ठीक है। उसमें 4 होते हैं, 2-2 नंबर के, आपको चारों गुणनखंड करने होते हैं। तो देखिए इसके 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो तरीका ये कि आप पूर्ण वर्ग बना लीजिए। ये किसका वर्ग है? p का वर्ग है। ये किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है भाई। अब बीच की संख्या क्या होती है? 2 गुणा पहली गुणा दूसरी, अर्थात 2 गुणा पहले नंबर की p और गुणा दूसरे नंबर की 5। अब इनका गुणनफल तीनों का, 2p और 5 का गुणनफल अगर यदि बीच की संख्या आ जाए तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 5 दूनी 10p आ रहे हैं तो पूर्ण वर्ग संख्या है। किसकी पूर्ण वर्ग संख्या है? कोष्टक बनाइए, ठीक है। पहली संख्या को लिखिए p और दूसरी जो ये बीच में लिखी है ना, इसमें से केवल चिन्ह लगाइए। अब चिन्ह किसकी है? माइनस का। फिर लास्ट की संख्या, जो लास्ट की संख्या क्या है? 5, इसको लिख दीजिए और वर्ग लगा दीजिए, p माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब आप कहें सर ये तो कठिन है, तो दूसरा तरीका अभी मैं बता देता हूं, p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। तो देखिए 25 को ऐसे 2 भागों में जोड़िए, तोड़िए कि इसका जोड़ 10 आ जाए, 5 और 5। तो कैसे लिख सकता हूं इसको? 10p को मैं माइनस 5p प्लस 25। तो देखिए 2-2 के जोड़े बना दीजिए, p कॉमन आ गया, p माइनस 5, यहां से माइनस 5 कॉमन आ गया तो p माइनस 5। अब देखिए दोनों कोष्टकों में p माइनस 5 आ गया, तो यहां से क्या बचा? p, और यहां से भी क्या बचा? 5। तो देखिए दोनों कोष्टक एक जैसे हैं, p माइनस 5, तो p माइनस 5 का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। ऐसे भी इस गुणनखंड को किया जा सकता है। अब देखिए x स्क्वायर माइनस 9 के खंड, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये दोनों वर्ग संख्या हैं, ये x का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है। और जब 2 संख्याएं वर्ग संख्याएं हो तो कोष्टक के भीतर लिखी हुई संख्याओं को एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं, यही गुणनखंड होता है। कोष्टक के अंदर x है और 3 है, तो x और 3 को एक बार जोड़िए और एक बार घटाइए, यही हमारा आंसर है, x प्लस 3 और x माइनस 3, ऑप्शन ए। यहां भाग देना है, कैसे? 28x स्क्वायर y में, भाग का मतलब बटे किसका? 7xy का। तो देखिए 7 चौका 28, अंकों में तो बचा 4, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, तो 1x बचा। यहाँ y है और यहाँ y है, तो y से y कट गया, आंसर कितना आ जाएगा? 4x, और 4x ऑप्शन ए में है। अब देखिए इसका गुणनखंड होगा -5a स्क्वायर प्लस 25ab, कॉमन इसमें आप निकाल सकते हैं -5a, -5a निकालेंगे तो यहां से कितना बचेगा? माइनस कट जाएगा, केवल a बचेगा। चूंकि माइनस कॉमन निकाला है तो ये प्लस का किस में हो जाएगा? माइनस का। 25 में 5 का भाग देंगे तो 5, a कॉमन निकल गया, b रह जाएगा। तो ये आपका आंसर हुआ -5a, a -5b, ऑप्शन सी आपका सही हो गया भाई। इस प्रश्न को देखिए,
अब प्रश्नों की संख्या निकलती गई, पता नहीं कितने हो गए ना यार। 92 तो यहीं हो गए, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और ये आपका 100वां प्रश्न है। ये 100वां प्रश्न है भाई। तो देखिए ये क्या है सवाल कि 6a + 3 बटे, ये बटे का निशान है भाई स्लैश वाला, a-2 बराबर 1 है। तो a का मान, तो ऐसी स्थिति में बच गुणा कर देते हैं। तो दोनों 1 से गुणा करना है, तो अर्थात 6a + 3 का मान किसके बराबर होगा, a-2 के। अब पक्षांतरण कर दीजिए, 6a, इस a को उठा के इधर लेके आइए तो माइनस का a हो जाएगा बराबर -2, पहले से इधर को हैं। इस 3 को उठा के इधर ले जाइए तो माइनस के 3 हो जाएंगे। तो 6a से 1 a जाएगा तो 5a बराबर -5। तो हमें a का मान निकालना है। तो भाई -5 में इस 5 का भाग लग जाएगा, अर्थात -1 आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में है। a की तरफ ध्यान मत देना, उसमें 1 लिखा हुआ है। यदि x + y बराबर 0 हो तो इसका मान निकालना है। ये 101वां नंबर का प्रश्न है। तो अभी मैंने बताया था कि x² - y² के गुणनखंड क्या होते हैं, एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं, x + y और x - y कई बार बता दिया है। अब x + y का मान यहाँ 0 दिया गया है भाई। अब 0 गुणा x - y, और आपको पता ही है 0 का गुणा करने पर वो सारी संख्याएं 0 हो जाती हैं। और ये भी कहाँ आएगा, गुणा कीजिए 13वें नंबर का प्रश्न आएगा आपका, ठीक है, मिलान कीजिए वाले में। ये प्रश्न कहाँ आएगा, मिलान कीजिए वाले में। तो कितने प्रश्न, तो जो बी पार्ट है वो यहीं सॉल्व हो रहा है आपका, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। ये 102 नंबर का प्रश्न है। x + 2 और x + 3 का गुणा करना है। गुणा करना भी ये मिलान कीजिए में आएगा। तो देखिए x + 2 का गुणा करना है x + 3 से। तो आप किधर से भी शुरू कर दीजिए, पहले x का गुणा कर दीजिए दोनों में, ऐसे तोड़ लीजिए, फिर इस 2 का गुणा कर दीजिए इन दोनों में, x + 3 में। अब गुणा करके लिख दीजिए। देखिए x का गुणा कीजिए x में तो x², फिर x का गुणा कीजिए 3 से तो 3x। अब देखिए यहां जाइए, 2 का गुणा कीजिए x से तो 2x। अब 2 का गुणा कीजिए 3 से तो +6, चिन्हों सहित लिख सकते हैं हम। या अब देखिए x² 3x और 2x कितने हो गए, 5x, और ये +6। ये आपका आंसर होगा, x² + 5x, बिल्कुल डी के सामने ही उत्तर आ गया भाई। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, अभी बताया था त्रिपदीय संख्या क्या है, x² + 7x + 12। अब 12 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि जोड़ उनका 7 आ जाए, 4 तिया 12 भाई, x² + 4x + 3x। तो 7x के स्थान पर मैंने जो खंडा है ना 4 और 3, उनके साथ x लिखते हुए इसको लिख दिया है, +12। अब 2 के जोड़ा बनाइए, पहले जोड़े में कॉमन है x, तो x + 4, दूसरे जोड़े में कॉमन है 3, x + 4। अब दोनों में कॉमन क्या है, x + 4, और यहां से बचा x, यहां से बचा 3। यही आपका आंसर है, x + 4, x + 3, एक ऑप्शन सी में है। ठीक है भाई। अब देखिए 103वां प्रश्न है, 103 है ना भाई, नहीं 104 है भाई, 103 तो ये था, 103 और ये 104वां प्रश्न है। पाई चार्ट के लिए वृत्त का केंद्रीय कोण का मान कितना होता है, 360। पाई चार्ट बनाते समय केंद्रीय कोण, एक केंद्र पर बने समस्त कोणों का योग 360 होता है। ऑप्शन डी आपका सही आ जाएगा भाई। ये 105, यथा आंकड़े किसे कहते हैं, असंगठित आंकड़ों को, बी ऑप्शन सही है। ये 106, अरे 100 है ना, द्वय दंड आलेख किसे कहते हैं, दो आंकड़ों को प्रदर्शित करने वाला, आंकड़ों के दो समूहों को एक साथ दर्शाने वाला आलेख खंड है ना, ऑप्शन सी। ढंग से रट लेना इनको। 107वां नंबर का, किस प्रकार के आंकड़े वर्गीकृत आंकड़े जिनमें वर्ग समान होता है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, या ऐसा हो सकता है 0 से 8, 8 से 16, ऐसा हो सकता है 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। तो ये ऑप्शन सी है ना। इस तरह के आंकड़े क्या कहलाते हैं, वर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं, जो वर्गों में विभाजित होते हैं। अब 108 में है भाई, वर्ग चिन्ह किसे कहते हैं, मतलब 20 से 30 जो वर्ग है ना, देखिए इसमें एक चीज और बता देता हूं, 20 से 30 ये कोई वर्ग है, इसमें ये भी पूछ सकता है इसकी
निम्न सीमा, इसका कम से कम मान कितना है 10, अधिकतम मान कितना है 30, तो इसकी निम्न सीमा, इसमें पूछ लेगा इस वर्ग की निम्न सीमा क्या है, तो निम्न सीमा कितनी है इसकी 10, और उच्च सीमा क्या है इसकी 30। अब इसका वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, तो वर्ग चिन्ह होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, अर्थात निम्न सीमा किसी वर्ग की प्लस उच्च सीमा, लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट अपॉन 2, तो ये कितना है 10 प्लस 30/2, 40/2 अर्थात 20। इसका मध्य मान पूछता है, 30 और 10 का मध्य मान क्या होगा 20, तो ये इसका वर्ग चिन्ह क्या हुआ 20। समझ में आ गया ना, फिर तो बताइए, समझ में आ गया तो क्या होगा, इसकी निम्न सीमा 20 है, उच्च सीमा क्या है 40, तो वर्ग चिन्ह क्या होगा 20 प्लस 40/2, 60/2 बराबर 30। वैसे भी दिख रहा है यार 20 और 30 ना, और 40, तो 30 बीच में है, 20 और 40 में 20 का अंतर है, 20 का आधा क्या हुआ 10, तो निम्न सीमा में 10 जोड़ दीजिए 30 आ गया, या उच्च सीमा से 10 घटा दीजिए, कैसे भी याद रख लीजिए। अब ये 109वां प्रश्न था, ये 110वां प्रश्न, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर, देखिए एक सिक्के को एक बार उठा जाए, ठीक है, फेंका जाए, इस तरह से टॉस किया जाए, तो दो परिणाम होते हैं, या तो टेल आएगा या हेड आएगा। अब दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो दो परिणाम का वर्ग करना पड़ेगा, तो कितने परिणाम आएंगे 4। अब इसी तरह में डाइस या जिनको क्या बोलते हैं पासे, एक पासे को उठाने पर, एक बार उछालने पर क्या होगा भाई 1 2 3 4 5 6 डाइस पर अंक लिखे होते हैं 1 से लेके 6 तक, तो 6 में से कोई एक अंक आ सकता है, अर्थात 6 संभावित परिणाम हो सकते हैं। लेकिन अगर दो पासों को एक साथ उछाला जाए तो संभावित परिणाम क्या होंगे, एक के परिणामों का वर्ग, ठीक है, एक का परिणाम कितने थे 6 संभावित परिणाम थे, इसका वर्ग मतलब 36, ध्यान रखना भाई। अगर 3 पासों को एक साथ उछाला जाए तो संभावित परिणाम कितने होंगे 6 की घात 3 216। इसी तरह 3 सिक्कों को एक साथ उठाया जाए तो कितना होगा 2 की घात 3, कुल परिणाम कितने होंगे 8। याद रहेगी ना, 109 110 111। बहुत शानदार सवाल है, जरूर आएगा। परिसर किसे कहते हैं, जो भी मान दिए गए, जो ये आंकड़े दिए गए, इनमें उच्चतम मान कितना है, उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान, अर्थात तुम्हें सबसे बड़ा मान कितना दिख रहा है इसमें 9 ही है ना सबसे बड़ी संख्या, माइनस सबसे छोटी संख्या क्या है 1, तो 9 - 1 बराबर 8। इसकी परिसर, इसकी रेंज कितनी है, छोटे से छोटा कितना है और बड़े से बड़ा कितना है, इनका अंतर कितना है, फिर वो रेंज जो कहलाती है। तो उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान, तो 8 ऑप्शन ए। 112 एक दंड आलेख में आंकड़ों का निरूपण किस प्रकार किया जाता है। दंड आलेख में कैसे किया जाता है, समान चौड़ाई के दंडों के द्वारा या आयत के बनाकर, ऑप्शन बी। 113 आंकड़े किसे कहते हैं भाई, आंकड़े क्या होता है, जो भी सूचनाएं हम एकत्रित करते हैं उनको आंकड़े कहते हैं, तो एकत्रित की गई सूचना को ही हम आंकड़े कहते हैं, ए। और 114 एक पासे को एक बार फेंकने पर कितने परिणाम होते हैं 6, और 2 बार एक साथ 2 को फेंका जाए तो 36, 3 पासों को एक साथ फेंका जाए तो 2 से 16 अभी बताया था। इसी तरह अगर 2 पासों को एक साथ फेंका जाए, देखिए या तो 2 पासों को एक साथ फेंका जाए या एक पासे को 2 बार फेंका जाए, एक ही बात है। 115 दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर संभावित परिणाम होते हैं 2, तो 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो 2 का 2 4। एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता, देखिए भाई कुल संभावित परिणाम चित्त आने की प्रायिकता P है, ठीक है भाई, 1/2। 1/2 क्यों होगी कि भाई सिक्के को उछाला तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, बटे कुल संभावित परिणाम कितने 2, तो बटे 2 कर दिया।
आंकड़ों का निरूपण इनमें से किसके द्वारा आयत चित्र से किया जाता है? वर्ग चित्र से नहीं किया जाता है यार, दंड आलेख से किया जाता है, तो दंड आलेख से किया जाता है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें। ठीक है, 118 ये तो अभी आया था, दो आंकड़ों को एक साथ दर्शाने वाला। ठीक है, दो दंड आलेख, ये भी आ गया था। तो ठीक है भाई, तो टोटल सवाल हुए 117। ठीक है, आशा है पूरे पाठ्यक्रम का रिवीजन हो गया होगा। वैसे भी हमारा जो वीडियो लगभग 1 घंटे 33-34 मिनट का हो चुका है, तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं करता हूं यहीं समाप्त। आशा है मेरा ये प्रयास आपको जरूर पसंद आया होगा, और हाँ, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो मैं निश्चित कह सकता हूं आपके 100% अंक आएंगे, क्योंकि 70 से 80% प्रश्न जो आपके पाठ्यक्रम में आने वाले हैं, इस वर्ष पेपर में आने वाले हैं, वो इसमें कवर हो गए हैं। और हाँ, बाकी के जो 30 से 20 प्रश्न अंक के जो प्रश्न रह गए हैं, उसके लिए जो भाग बा है, जिसमें मैं पूरा प्रश्न, जिसमें केवल न्यू टाइप के प्रश्न नहीं होंगे, उसको डालूंगा, उसको आप अवश्य देखिए। और हाँ, हो सके तो इंग्लिश मीडियम वाला भी आप देख लें, क्योंकि मैंने प्रयास किया है कि दोनों के जो प्रश्न है वो अलग अलग मैंने बनाए हैं। ठीक है, उसमें गणित में सॉरी, ऐसी कोई समस्या नहीं आती है आपको मीडियम के बारे में, तो आप उसको भी देख सकते हैं। नहीं तो यही संपूर्ण है। तो कमेंट के माध्यम से आशा है आपने कमेंट प्यारी सी लिख दी होगी। तोतली भाषा में जो कमेंट है, छोटे छोटे बच्चों के द्वारा जो कमेंट की गई है, चाहे वो कैसी ही हो, नकारात्मक हो, सकारात्मक, आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी आपको लगा आप लिख दीजिए। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बच्चों से जो प्रेम मिलता है यार, वो उसकी तुलना किसी भी पैसे से नहीं की जा सकती। ठीक है, तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। तब तक आप मेहनत करते रहिए, मस्त रहिए, होली को ढंग से मनाइए। होली की एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं। अपने मम्मी पापा, मित्रों को और सगे संबंधियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं कह देना। आप सभी के लिए बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद। और हाँ, आपके माँ बाप अगर मुझसे बुजुर्ग हैं तो उनके लिए प्रणाम कहना। धन्यवाद। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, जो शायद अंग्रेजी का होगा। ठीक है, तो बाय।